बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल आसार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में थे और लाहौर के दौरे पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ मनसूबों पर उन्होंने गुफ्तगू भी की और पंजाब और वफाक में जो इत्तेहादी हैं चौधरी बरादरान, उनसे भी मुलाकात की। ऐसे हालात में कि जब हालात इस नहज पर पहुंच जाएं कि मईशत को खतरात दरपेश हों, इत्तेहादियों से मसले मसाइल हों या अपोजिशन का सामना करना हो, वज़ीर आज़म इमरान खान का अगला पड़ाव पंजाब होता है, लाहौर होता है। लाहौर में मेल मुलाकातों का सिलसिला चलता है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की है, उसी पर भी मज़ीद बात करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए साबिक चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, सबसे पहले PDM के प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। आपकी नज़र में, आप जय्यद सियासतदान भी हैं, सियासी उमूर पर गहरी नज़र भी है, कि जब PDM का प्लेटफॉर्म ईजाद हुआ था, तरतीब दिया गया, उसे मुनज़्ज़म किया गया, तो उस वक्त उसकी वर्थ क्या थी, और मौजूदा सूरत हाल में कि जब जलसों में ज़्यादा गैप आ चुका है, अब आपको वर्थ क्या नज़र आती है? शुक्रिया। देखें, ये PDM जब इसका बुनियाद रखी गई, ये 20 सितंबर 2020 में जब इस्लामाबाद में एक APC हुई, तो जिसको होस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इनिशिएटिव लिया। तो ऑब्वियसली एक लेंथी सेशन हुआ, मैराथन सेशन आप उसे कह लें, सुबह से लेकर शाम तक। और फिर उसमें ये हुआ कि एक डिक्लेरेशन जिसपे 26 पॉइंट थे, उस पर 11 पार्टी से ने एग्री किया और वो उसकी लीडरशिप सिग्नेटरी है उसकी। और उसके साथ ही एक्शन प्लान PDM की बुनियाद रखी गई और फिर ये PDM नाम भी उसी APC में रखा गया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और वो 11 पार्टी सिग्नेटरी थी उसकी, और उसका एक्शन प्लान भी दिया। और उस एक्शन प्लान में भी क्या किया गया कि प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे जलसे होंगे और उसके बाद आखिरी जलसा लाहौर और फिर जनवरी में लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद। मैं समझता हूँ कि उस प्लान के मुताबिक तो जलसे हो रहे हैं, लोगों की तादाद भी उसमें शरीक हो रही है। और क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट जो था वो यही था कि हुकूमत से निजात कैसे मिले इस मुल्क के अवाम को, जो बेदर्दी से पिस रहे हैं इस महंगाई में, लाकानूनियत में। और ये जो क्लेम्स करते हैं, गवर्नमेंट की टीम जो बात करती है, वो ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ है। टॉक शो पे बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते। तो बुखारी साहब, आपने कहा कि आपका प्लान फाइनल हो गया, जनवरी में हुकूमत को गिराना है, आखिरी लॉन्ग मार्च होगा, सारा कुछ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए इलेक्शन चाह रही है, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली चाह रही है, किस चीज़ के हक में है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलग से कोई मौक़िफ़ नहीं होगा। हमारा वही मौक़िफ़ होगा जो PDM की क़यादत बैठ के फैसला करें। और आप अगर हमारा वो एक्शन प्लान देखें, उसमें ये ऑप्शन भी कि नो कॉन्फिडेंस लिया जा सकता है और रेजिग्नेशन के ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट अगर देखेंगे तो शायद ये बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कसम ये नहीं चाहेगी कि हम कोई इनफरादी तौर पर कोई फैसला करें। फैसला वो जो कलेक्टिव डिसीजन होगा, जो जिसकी सब जमातें पाबंद हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, चाहे JUI है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे नेशनल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें जो आपके साथ हैं, वो इलेक्शन का जो पुराने रूल्स थे या पुराने जो सिस्टम था उसके ख़िलाफ़ हैं, नए रिफॉर्म्स चाहती हैं, नया इलेक्शन कमीशन चाहती हैं। तो अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो नए इलेक्शन तो इसी रूल्स के तहत होंगे जो मौजूद है, नया तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं तैयार। देखिए, बात यह है कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये सारे इश्यूज जो हैं ये ऑलरेडी डिस्कस भी होते हैं हमारी, लेकिन इस पर भी एक मौक़िफ़ PDM के प्लेटफॉर्म से आएगा कि हम किस तरह के इलेक्शन चाहते हैं, हम कौन से इलेक्शन चाहते हैं, हम किन कवानीन के तहत इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन वी वांट फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। आप ये भी देखें कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो स्टेट ऑर्गन्स हैं उसमें फंक्शन करें। बेसिक बात यह है, स्टेट ऑर्गन्स जो है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आके फंक्शन करें। कोई अदारा, कोई स्टेट ऑर्गन ट्रांसग्रेस न करे
अपनी अथॉरिटी। बुखारी साहब, पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो फैसला करेगा वो तो तमाम जमातें कबूल करेंगी, लेकिन हर पार्टी की अपनी अपनी एक राय भी है, वो उसी प्लेटफॉर्म से दी जा रही है। तो जो खबरें हैं, जो इतलात हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक पे ज्यादा फोकस कर रही है बनिस्बत इसके कि फौरी इंतखाबात के लिए इस्तीफे दिए जाएं। देखिए, बात यह है कि ये मौक़िफ़ जितने भी होते हैं, ये मौक़िफ़ विदिन पीडीएम प्लेटफॉर्म पे होते हैं और उस पर बहुत सारी बातें भी होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली पाबंदी उसी की होती है जिससे कलेक्टिव डिसीजन आ जाता है। सही। तो मैं नहीं समझता कि मैं पीडीएम के फैसलों को प्रीएम्प्ट करूं इस स्टेज पे, या अपना मौक़िफ़ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पहले पब्लिक करूं। तो ये पॉलिटिक्स है और मैं समझता हूँ कि जो मौक़िफ़ हमारा आना चाहिए तो पहले तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। वो कहते हैं सैनिटी डिमांड पे, हम नहीं चाहते कि हम इस किस्म का मौक़िफ़ पब्लिकली लेके आए जो अभी तक हमने पीडीएम में न लाया हो, तो ताकि उसमें कोई फ्रिक्शन आए पीडीएम में। पीडीएम यूनाइटेड है। बुखारी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, पीडीएम चले, इंतज़ार कर लेंगे। जनवरी की बात की जा रही है बार बार कि जनवरी में सब कुछ ख़त्म होकर नया सिस्टम आ जाएगा, नए इलेक्शन हो जाएंगे या ये गवर्नमेंट चली जाएगी, जिस तरीके से भी अदम एतमाद हो या कोई भी हो। जनवरी पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? जनवरी, खासकर जनवरी का महीना ही क्यों? देखिए, बात यह है कि बुनियादी बात हमने ये सितंबर को डिसाइड किया था कि अल्टीमेटली जो इसका हमारी मूवमेंट का क्लाइमेक्स होगा और वो जो को पैकअप कराना होगा वो जनवरी का फैसला था। वो 3 महीने की ये बात थी, वो उसमें फैसला हुआ था और हम समझते हैं, हम स्टिक कर रहे हैं उस एक्शन प्लान को और उसी पे अमल कराना होगा। अगर जनवरी में नहीं होता तो क्या उसके बाद इस्तीफे? देखिए, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैंने पहले आपको अर्ज कर दिया कि हमारे एक्शन प्लान में जहाँ पे जलसे थे, जहाँ से लॉन्ग मार्च था, वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस था और ये ऑप्शन भी, रेजिग्नेशन का ऑप्शन भी, ये हमारे जो एक्शन प्लान है उसमें एक पॉइंट भी है, एक शिक भी है उसमें, और उस पर ये अमल दरामद अल्टीमेटली हो सकता है, लेकिन ये ओपिनियन, ये ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। बुखारी साहब, चेयरमैन पीपी आइसोलेशन में है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। कहा यह जाता है कि शागिर्द उस्तादों से पहचाना जाता है, तो आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सियासी उस्तादों में शुमार होते हैं। आपकी नज़र में नौजवान क़यादत हैं वो, तो इतनी बड़ी बड़ी जमातें जिनके बहुत से बुजुर्ग सियासतदान भी हैं जिन्होंने सारी उम्र गुजार दी, उनकी बनिस्बत बिलावल भुट्टो जरदारी जो डिफेंसिव और डेमोक्रेटिक एक्ट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, वो किस हद तक मुख्तलिफ है दीगर जमातों से? देखिए, बात यह है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके पास मोहतरमा की लेगेसी उनके पास, फिर उन्होंने इस दौर में परवरिश पाई जिन्होंने इस पाकिस्तान की सियासत को देखा, और फिर मोहतरमा का जो स्टेचर था वो इंटरनेशनली रिकग्निशन थी। तो ये सारे मामलात हैं कि उनकी जो परवरिश हुई, उन्होंने जो सीखा वो तो अपने ख़ानदान से, नाना की विरासत, माँ की विरासत वो लेके चले, फिर वो हाईली क्वालिफाइड है और फिर वो बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे और सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बिलीव करके, और वो नौजवान है, अनसाथी हैं और वो बिलीव करते हैं कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेट ऑर्गन्स एंड पब्लिक एट लार्ज। सही, यानी नौजवान क़यादत है और वो लेगेसी लेके चल रहे हैं, तो वो लेगेसी जमहूरी अमल को आगे रवा रखेगी। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर पर बात करेंगे, उस दौरे में होने वाली मुलाकातों पे बात करेंगे और इस दौरे के बाद आने वाले कुछ दिनों में जो मुतवक्के तब्दीलियां हैं उस पर बात करेंगे। राना साहब, ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? एक वो वक्त देखें कि जब पीडीएम की तहरीक का आगाज़ हुआ, 3 जलसे हुए और 3 जलसों के बाद मोमेंटम एक बना, तो जो इत्तेहादी थे वफाकी हुकूमत के, उनका कुछ झुकाव जो है वो हुकूमत की जानिब कम हुआ, लेकिन हालिया दौरे के बाद ये मुलाकात
किस हद तक सूदमंद रही, और ये इत्तेहाद अगर फिर से मजबूत हो जाता है तो अपोजिशन का जो नैरेटिव है वो किस हद तक कमज़ोर होगा? देखिए अपोजिशन, मैंने फिर कहा कि आपको एक चीज़ बता दूं कि जहाँ तक अपोजिशन जमातें हैं 11 अपोजिशन जमातें हैं, हर जमात की अलग-अलग सोच है, हर जमात अपने अपने ताई अपना काम कर रही है, सब एक शिकार की तलाश में है, और जिसको पहले शिकार मिल गया, जिसको पहले हिस्सा मिल गया, वो छोड़ के निकल जाएगा भाई, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आप ये कहें कि सब एक ही शिकार की सूरत, नहीं, सब अपना अपना हिस्सा लेने के लिए खड़े हैं। अब किसको पहले हिस्सा मिलता है, कितना हिस्सा मिलता है, किस तरफ से हिस्सा मिलता है, वो लेकर चल जाएगा, और इत्तेहाद में आहिस्ता आहिस्ता वो जो होती है ना, इन्होंने कहते हैं कि माला है, उसमें से मोती काम होते जाएंगे। अब आ जाते हैं, देखिए इमरान खान ने बहुत अच्छा किया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आए लाहौर का दौरा, अपने बेहतरीन इत्तेहादी की नाराज़गी भी ख़त्म कर दी, अपने कमांडोज खड़े कर दिए कि जाएं भाई ये कमांडोज हैं जो इस पूरे सिस्टम को बचाने के लिए काम करेंगे। और आपको पता है जब कमांडोज खड़े हो जाते हैं तो वो मुखालिफ को किस तरह नीचे भी गिरा देते हैं, किस तरह मुखालिफिन के अंदर अपने हमदर्द पैदा करके उनसे इतलाएँ भी लेते हैं, फिर वक्त ज़रूरत जो है जब हमला होता है तो उन्हीं मुखालिफ की फ़ोर्स के अंदर से अपने बंदों को ऐसे लेकर आते हैं कि मुखालिफ को उन्हीं की फ़ोर्स के लोग मारते हैं। तो ये होना शुरू हो गया। देखें पंजाब के बगैर किसी भी सियासी जमात, मैं फिर कह रहा हूँ पंजाब के बाद किसी भी सियासी जमात की कोई इतनी बड़ी पावर या कुव्वत नहीं है, अहमियत नहीं होती। नवाज शरीफ ने हुकूमत पंजाब की बुनियाद पे की है, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत सिंध से ज़्यादा पंजाब की बुनियाद पे की थी। अगर आप माजी में चले जाएँ तो जमहूरी हुकूमतों का जिसको पंजाब में अक्सरियत मिली उसने हुकूमत की है, जिसको पंजाब में अक्सरियत नहीं मिली उसके पास हुकूमत नहीं रही। आप माजी से लेकर आज तक देखें। राना साहब, पंजाब में दोबारा से हुकूमत बनाने की ख्वाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। जब चौधरी बरादरान का राब्ता हुआ ताज़ियत के सिलसिले में, या दीगर पहले राब्ते हुए, या वफाकी हुकूमत पे थोड़ी सी तनकीद की या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो हवा बदली हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की। तो आज वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद हवा का रुख तब्दील हुआ? जी बिल्कुल, रुख तब्दील हो गया। दूसरी ज़हन में रखिएगा, चौधरियों का और मियाँ नवाज शरीफ का किबला एक हो नहीं सकता, सियासी किबला ज़हन में रखिएगा। नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, खुल के चौधरी पाकिस्तान के अदारों के साथ खड़े। तो कोई शख्स अगर ये कहे कि उनकी आपस में मुलाकात, उसके बाद बात ये, क्या चौधरी उनके साथ मुलाकात करके शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाएंगे? कभी नहीं। तो फिर मुझे पता है ना कि ये तो एक बड़ी क्लियर सी चीज़ है, जब पंजाब की और शहबाज शरीफ क्या चौधरी को वज़ीर आला बनाएगा? किसी सूरत में नहीं। जो इस मामले में अपने फैमिली के अंदर फड्डा पड़ सकता है तो वो बाहर किसी को ये नहीं होना था। चौधरियों की बड़ी अच्छी चीज़ है, जिसके साथ खड़े इख्तलाफ भी करते हैं उसके साथ देते हैं। अब यहाँ पर इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं, और मैं आपको बताता चाहूँ कि आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर 3 बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। और ये दौरे लाहौर में सिर्फ पंजाब का जिक्र नहीं है, मैं आपको ये भी करता चलूँ कि KPK में भी तब्दीली आ रही है। KPK के अंदर भी कुछ वजारतों में तब्दीली होगी। इत्तेहादियों को एडजस्ट किया जा रहा है? इत्तेहाद नहीं, उनके वहाँ पे उनकी चूँकि बड़ी एक अक्सरियत है, वहाँ पे उनके अंदर से कुछ लोगों को तब्दील किया जाए। पंजाब की बात करूँ, पंजाब के अंदर एक इत्तेहादी अच्छा जो है उसको किसी जगह रखा जाएगा, चाहे वफाक में दें या सूबे में दें। और उसके अलावा इनकी अपनी पार्टी के अंदर जो है कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। एक मैंने पहले भी बहुत अरसा पहले हमने याद कर प्रोग्राम में कहा था कि खातून वज़ीर आ रही है, तो वो वक्त आ गया। उसके बाद वफाक के अंदर जो है 5 बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं आपको आइंदा चंद दिनों में नज़र आएंगी। दौरा लाहौर का, फैसला पाकिस्तान का हो रहा है। यानी वजारतों में पुराने चेहरे आएंगे या फिर कोई नई चेहरे? नए चेहरे नए चेहरे आएंगे, तंजीमी लोगों को तरजीहात दी जाएगी। तो 3 माह का पहले प्रोसेस रखा होता था, 3 माह के एहतसाबी अमल के बाद ये इतना अरसा बीच में ब्रेक क्यों लगी? इसकी क्या वजह थी? हालात हो गए, कोरोना आ गया, कोरोना ने आपकी हर चीज़ को लपेट के रख दिया। जब कोरोना आ गया तो अब किस वज़ीर को किस अहलियत पर या अहमियत पर करेंगे? सारे सिस्टम बंद हो गए ना, सब चीज़ें ख़त्म होगी। तो आपने जो काबिलियत देखनी थी वो 3-4 माह की, उन्होंने कहा जी जनाब अदारे बंद हो गए, आवाम से राब्ते ख़त्म हो गए। अब इमरान खान साहब इस बात पर चल पड़े हैं कि जिस MPA, जिस वज़ीर के अपने हलके में पोजीशन बेहतर नहीं है, अवामी राब्ते नहीं है, आपको पता है इस वाले से 4 रिपोर्ट्स जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जा चुकी हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वजारत, हल्के के अवाम से राब्ते, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के कितने काम किए और उनकी पोजीशन क्या है, करप्शन तो नहीं है, उस बुनियाद पे सब कुछ। ये 4 नुकात हैं जिन पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पे ये तकर्रियाँ तबादले हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब इस इंकशाफात के हवाले से। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि मुस्तकबिल में सियासी लाहे-अमल जो तब्दील हो रहा है उसमें कराची की जो सूरत हाल है, अपोजिशन का जो रवैया है, उसमें किस हद तक बदलाव है अपने सूबे के हवाले से और दूसरे सूबे के हवाले से। इसी पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ज़ेरे हुक्मरानी सूबे सिंध में सख्त तरीन इकदाम उठा रही है। कोरोना वायरस के हवाले से SOPs नए जारी किए गए हैं। ताजर बरादरी उन SOPs के तहत काफ़ी परेशान दिखाई देती है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के दीगर सूबों में या दीगर शहरों में होने वाले जलसे जुलूस जो PDM के प्लेटफॉर्म से होने जा रहे हैं उसकी हिमायत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिंध के अवाम कोरोना से मुतासर हो सकते हैं, पाकिस्तान के दीगर सूबों में अवाम कोरोना से मुतासर नहीं हो सकते? पहले जो मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनाया करती थी, अब अपने ही मौक़िफ़ की तरदीद क्यों कर रही है? इसी बारे में बात करने के लिए ANP के सीनियर रहनुमा शाहिद सैयद साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शाहिद सैयद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। शाहिद सैयद साहब, एक तरफ सिंध हुकूमत जो कोरोना वायरस से नबुर्द आजमा है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वायरस का शिकार हो गए, वज़ीर आला सिंध भी उससे नबुर्द आजमा है, सख्त तरीन इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में कि जब आप अपने सूबे में सख्त तरीन इकदाम उठाएं तो दीगर सूबों में होने वाले जलसे जुलूसों की हिमायत किस मुंह से कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस पर सियासत नहीं करना चाहिए, और ये हुकूमत की नाअहली की वजह से, हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से वो लोग जो कल इसकी तारीफ के भाई इसके सख्त एक्शन लिए जाए या इनका जो कोरोना का SOPs को फॉलो किया जाए, जो सख्ती के सब प्रचार कर रहे थे, अब वो भी ढीला पड़ गए। शुरू में जब आया था तो लोगों ने इसको ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा डरे हुए थे, कोई सहमे हुए थे, कुछ मीडिया, कोई सोशल मीडिया, और वैसे भी होना भी चाहिए था कि एहतियात लोग करते। इस मतलब लोगों का वो डर भी ख़त्म हुआ। उसकी वजह है कि किसी ने एक मरतबा गुजार लिया, किसी ने दो, तो अब लोग वो एहसास नहीं करते। इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, इसमें लोगों को खबर देने की जरूरत है। सही साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जब हुकूमत की नहली है, वो जलसे कर रही है, उसको नहीं करने चाहिए थे, अब जलसे बंद कर दिए। तो क्या हुकूमत की नाअहली की सजा अपोजिशन जो है वो अवाम को दे? बिल्कुल न दे, बिल्कुल न दे। और मैं ये भी समझता हूँ कि अपोजिशन को भी इस पे सोचना चाहिए कि आया अगर इस वाकई, चाहे हुकूमत नाअहल है, चाहे उसकी जो भी गलती है, लेकिन आवाम का तो कसूर नहीं है, तो इस पर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर ये चीज़ें जो है, ये तो हकीकत तो है ना, ये वबा है तो सही ना। तो क्या ANP जो है PDM के अंदर इस पे बात करेगी? क्या ANP PDM के अंदर इस पे बात करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल हमारी पार्टी करेगी, और सोचेंगे, और इस पर आदत ज़ाबिये से सोचना पड़ेगा कि ये हुकूमत की सिर्फ PDM की जलसों को कमज़ोर करने के लिए या इसके आड़े में काम कर रहा है, या उसकी क्या और प्रेडिक्शन क्या है। लेकिन इस वक्त जो हालात है, वबा का सेकंड ऑप्शन जो है, जो आए ज़्यादा है, तेज़ है, इस पर तवज्जो देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी वाले को भी यही दरख्वास्त अपील होगा कि इस पर तवज्जो से इसको सुन लें, और लोगों आवाम से भी। मैंने खुद कराची सिंध के हद तक मैं सूबे का सदर हूं, मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले अपनी एक्टिविटी रोकी है, मैंने कम किया है कि एक्टिविटी बंद करो, मिलना जुलना अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन एहतियात करें। जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने सिंध के अंदर एक्टिविटीज बंद कर दी हैं, आपने अपनी जमात को कहा है कि इस पे करना चाहिए। ये बात तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है अब कोरोना है। अब इस पे तो कोई हुकूमत की, या बरतानिया में जहाँ पे लॉकडाउन हुआ है वो पे जाके इमरान खान ने तो नहीं कराया होगा ना, उनकी छोड़ दे, हुकूमत की नहली कर ले, सारा कुछ हो गया। लेकिन क्या सियासी जमातें जो हैं, जो अभी सवाल आपसे किया गया है, उसको इस पर खेल खेलना चाहिए? और अगर हुकूमत इसको रोकती है तो क्या इसको सियासी इंतकाम कहेंगे? मैं फिर आपकी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर हुकूमत अपना रुख सही करे तो अगले से फिर वो एक बात बन रहा है। अगर हुकूमत खुद करे और अपोजिशन से, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मेरी पर्सनल मेरी राय है कि इस पे एहतियात से काम लेना चाहिए, इस पे बैठ के अपोजिशन को बात करना चाहिए। किसी एक पार्टी की मनमानी से नहीं होना चाहिए, सिर्फ कि ANP ने बोला कि ना आप जलसे कैंसिल करो, नहीं, बैठ के पीपल पार्टी को भी समझाए, नून को भी समझाए, सारे पार्टियों को समझाए। आज इजलास बुलाया हुआ था, नहीं गए, बाइकआउट कर दिया। आज कोरोना पे इजलास बुलाया हुआ था कि बैठ के हिकमत अमली तय करें, हुकूमत ने पहल की, लेकिन तमाम जमातों ने बाइकआउट कर दिया। उसकी वजूहत ये कि इस हुकूमत का कोई भरोसा नहीं है। ये हुकूमत ने पिछले 2.5 साल में पार्लियामेंट को वो रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं दिया। लिहाजा ये जो भी बात करते हैं, इसकी 2 बातें हैं। अगर आप जरा भी बात करोगे तो आप बोलोगे आपने फौज के खिलाफ बात कर दिया। दूसरी हमेशा ये इसकी एक बात है कि आप हमसे NRO मांग रहे हो, आप NRO मांग रहे हो, तो इसी वजह से जितनी भी मुल्क के खारिजा या दाखिली पॉलिसियां हुई, आपको हुकूमत पे एतबार नहीं, हुकूमत इसके ऊपर अपोजिशन का ट्रस्ट नहीं है। शाही सही साहब, वही बात है ना, आपको हुकूमत पे एतबार नहीं है, हुकूमत आपका कोई डर नहीं समझती, तो अवाम किधर जाए? अवाम फिर बरतानिया चले जाए, उनसे जाके फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात कर लेते हैं।
देखो, मैं समझता हूँ कि आवाम की फरियाद अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने ट्रस्ट खत्म किया अपोजिशन का। पहले भी आप देखो, जरदारी साहब की जो हुकूमत 5 साल चला था, वो तो एक कमजोर हुकूमत था, उनकी तादाद पूरा नहीं था। उसने 4-5 पार्टियों को मिला के, खत्ता हमारी पार्टी को, एमक्यू को, मुख्तलिफ पार्टी को मिला के 5 साल गुजारे, लेकिन लोगों से मशवरे की, फिर भी बात किया। इसी तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत 5 साल चली, 2013 से 2018, उसकी भारी अक्सरियत थी। उस भारी अक्सरियत के बावजूद भी उसने दूसरी पार्टियों से बात की। बदकिस्मती से इस बंदे की ना भारी अक्सरियत है, ना इनकी अहलियत है, ना इनकी काबिलियत है। शाही सैयद साहब, नवाज शरीफ की हुकूमत की आपने बात की कि नवाज शरीफ की हुकूमत के मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून क्या कहती थी कि हमसे मुशावरत क्या, कुछ भी नहीं कर रहे, जुल्म कर रहे हैं। आपको शायद याद नहीं है, जो जब शहबाज शरीफ ने कहा था गिरेबान से पकड़ के बाटी चौंक के सीटेंगे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और जब नून लीग की हुकूमत थी तो असफ अली जरदारी साहब क्या कहते थे, वो भी आपको याद होगा। मामला इस वक्त अवाम का है। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद आइसोलेशन में चले गए, उन्होंने 100 बंदों पर अपनी बहन की मंगनी कर दी। तो क्या करना चाहिए, अवाम क्या कह रहे? छोड़ दे हुकूमत और अपोजिशन को, अवाम क्या करे? मैं आपकी बात की इस वक्त तक तो इतना तो मानता हूं कि अपोजिशन ने और हुकूमत, पिछली हुकूमत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कम से कम इतनी बुरी भी नहीं थी जितना मौजूदा हालात में है। अब अवाम को क्यों सजा मिल रही है? अवाम की सजा किस तरह खत्म होगी? डिक्टेटर भी बेहतर था। मैं कह रहा हूं अवाम की सजा किस तरह खत्म होगी? अवाम की फलाह के लिए तो हम बात सुनो, अवाम के फलाह के लिए हमारे SOP को फॉलो करना चाहिए। हमें मुल्क और कानून के और आईन के मुताबिक एहतियात बरतना चाहिए। हमें लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए, लोगों को खबर देना चाहिए। हमें अगर कोशिश करें इन जलसों के बजाय आप पार्लियामेंट में, जिस तरह से पहले कहा था कि हम पार्लियामेंट में डट के मुकाबला करें, तो आप इस्तीफाए भी दे सकते हो, गवर्नमेंट से भी निकल सकते हो, आप उससे मुस्तलिफ करें। लेकिन वक्त इस वक्त एहतियात का है, कोरोना वबा है, वबा को वबा की तरफ करना चाहिए, इस पर नहीं बैठ रहे तो अवाम अपने तई SOPs का ख्याल कर लें, हुकूमत और अपोजिशन की जानिब ना देखें। शाही सैयद साहब, एक सवाल ये, कराची की जो ताजर बरादरी है, कराची हमारा मौशी हब है और आज पाकिस्तान के हवाले से स्ट्रेटेजिक डे भी मनाया जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से, कि माजी में हमने कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया, अब मईशत में सबसे कम नुकसान हमने उठाया है। तो ऐसी सूरत हाल में कराची के ताजर सरापा एहतजाज हैं कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक आपने कारोबार का वक्त रख दिया, 12 घंटे सिंध हुकूमत ने वक्त रखा है। वो कहते हैं आप 10 घंटे कर दें, लेकिन 10 से 8 कर लें। आपके नजदीक ताजर बरादरी का ये जो मौक़िफ़ है किस हद तक दुरुस्त या गलत है? मेरा पर्सनल राय ये है कि ताजर बरादरी का राय 100% सही है, और मैं उनकी सपोर्ट इसलिए करता हूं कि जब अगर आप 8 घंटे से उसको 2 घंटे के लिए दुकानें खोलोगे तो आपका रश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस दुकान में 10 बंदे आते हैं वहां पे 100 बंदे आ जाएंगे। लिहाजा आपको टाइम बढ़ाना चाहिए, बल्कि दुकानों को हिदायत करें कि 24 घंटा खुला रखे, ताकि लोगों को खाने पीने की चीजें आसानी से मिल जाए और रश भी न बने। अगर आपने टाइम शार्ट कर दिया तो उसका नतीजा ये कि जिससे जो चीज खरीदना है, जैसे आटा दाल चीनी खरीदना है, जिसे कपड़ा खरीदना है, जिसे शॉपिंग करनी है, उससे उस 2 घंटे के अंदर जाना है। अगर आप 10 घंटे से 8 घंटे करोगे तो रश बढ़ेगा, और रश बढ़ना इस बीमारी के लिए ठीक नहीं है। चाहिए तो ये कि ये बता दें कि 12 घंटे के बजाय कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत के इक़दाम, कोरोना के हवाले से सिंध हुकूमत के इक़दाम और वैसे सिंध हुकूमत के इक़दाम पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि उनको इसको दोबारा रिविजिट करना चाहिए। अगर ये टाइम कम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इनको टाइम बढ़ाना चाहिए और इसको बढ़ा रही है। और लोगों से भी हुकूमत टाइम बढ़ा रही है। हुकूमत ये कहती है सुबह 6 से शाम 6 बजे रखा जाए। ताजर बरादरी ये कहती है कि सर्दियों के दिन है, सुबह 6 बजे टाइम ठीक नहीं है, आप 10 बजे करें, 10 से ऑनवर्ड करें। हाँ तो सही कह रहा है, अब बिजनेस में सही कह रहा है। कराची वाले तो सुबह 11 बजे से 10 बजे से पहले तो उठते नहीं है। गांव देहात में लोग शाम 6 बजे, सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं। आजकल तो सुबह 6 बजे तो नमाज हो जाती है। तो लिहाजा ये कि जो बिजनेस का टाइम है वो 8 से 10 बजे रखे। शाही सैयद साहब, दीगर जो इक़दाम हैं सिंध हुकूमत के, आप उससे मुतमिन हैं?
बाकी कोरोना के बारे में बड़ा अच्छा, पहले वाले दौर में बड़ा अच्छा इन्होंने फॉलो किया था, अच्छा किया था। इस वक्त भी बिजनेसमैन उसे बैठ जाए और टाइमिंग को आगे पीछे करके और टाइम बढ़ा दे और इनका एसओपी को फॉलो करे। और आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि आवाम भी एसओपी को फॉलो करे, ये आपकी अपनी सेहत की बात है। तो मैं समझता हूं कि इनकी सिंध हुकूमत की तजावीज अच्छे थे, बुरे नहीं थे। पिछले चलाने के लिए हुकूमत को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए अपने फैसलों का, और मुआशी हब को अगर मुआशी हब ही रहने देना है और मईशत में जो नुकसान हमने माजी में उठाया और सबसे कम था उसी की सतह पर बरकरार रहना है तो अपने फैसलों पर नजरसानी करना होगी। बहुत शुक्रिया शाही सैयद साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं कि बहुत से अफराद ऐसे हैं जो घर पे आइसोलेट हो चुके हैं, बहुत से अफराद ऐसे हैं जो सिम्टम्स वाज़े होने पे अपना टेस्ट करवाने से कतरा रहे हैं। इस हवाले से इंकशाफात क्या है, मजीद क्या है और मुस्तकबिल में खतरात क्या हो सकते हैं, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, किस हद तक खतरात बढ़ चुके हैं? केसेस की शरह जो रिपोर्टेड है वो कितनी है और जो अनरिपोर्टेड है वो कितनी? या सर, एक तो बड़ी खौफनाक पोजीशन इस वक्त बन चुकी है। जो रिपोर्टेड है शरह वो समझे 3% है। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं एक ऐसी रिपोर्ट पढ़ के आया हूँ कि उसके बाद तो खौफ की इंतहा ही हो गई है। उसमें रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है कि 35% से ज़ायद ऐसे लोग हैं, 35% से ज़ायद जो कोरोना की अलामत उनमें मौजूद हैं मगर वो कोरोना का टेस्ट भी नहीं करा रहे, कोरोना की मेडिसिन ना होने के बराबर ले रहे हैं, अपनी फैमिलीज में बैठ रहे हैं, किसी एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे, गली मोहल्लों बाजारों जलसे जुलूसों सब में जा रहे हैं। ये बाकायदा उस रिपोर्ट में लिखा। साहब, आप याद होगा सुप्रीम कोर्ट में भी एक वकील आज पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना का शिकार। तो आप नाज़रीन उस अब खुदा न खास्ता वहां से कोरोना फैलता फैलता कितने लोगों में मुंतकिल हो सकता है। आपको पता है आज बड़े सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली सैयद साहब जो हैं वो भी बेचारे कोरोना की वजह से इंतकाल करके, बड़े सीनियर सहाफ़ी थे। तो इसी तरह बड़ी, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कोरोना के जिनमें अलामत मौजूद हैं वो घरों के अंदर तो आइसोलेट हो गए हैं लेकिन उनके घरों के अंदर आइसोलेशन का वो सिस्टम नहीं है कि जिससे बाकी फैमिली बच सके। वो मकामी डॉक्टर से, प्राइवेट अस्पतालों से इलाज भी करा रही हैं। आइसोलेशन इस तरह उन्होंने की है कि आते हैं मेडिसिन लेने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर आके कमरे में बंद हो जाते हैं, फैमिली के लोग उन्हें मिलते भी हैं। उस पर लिखा गया कि उनकी वजह से काफ़ी वहाँ पे बढ़ रही है, कोरोना फैल रहा है और बहुत सी अमवात ऐसी हैं जो सरकारी अस्पतालों से हटके हैं और उन अमवात में कोरोना के मरीज ज़्यादा हैं। किसी जनाजे पे एसओपी पे अमल नहीं हो रहा, उनके गुस्ल में एसओपी पे अमल नहीं हो रहा, वहाँ पे आने वालों के एसओपी पे अमल नहीं हो रहा। वहाँ पर ये रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि 3% लोग तो अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में ऐसे जा रहे हैं जिनको पता है जिनको कोरोना के मरीज़ हैं उनकी तो एहतियात हो रही है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अस्पतालों के अंदर जाने वाले मरीज़ जो हैं, आम मरीज़ जो एक कहता है मुझे ज़ुकाम हो गया, छाती में दर्द है और दीगर अलामात हैं, तो वो बजाय कोरोना का टेस्ट पहले कराने के सीधे उसी रश में चले जा रहे हैं मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जहां पर आम दूसरे पेशेंट भी मौजूद हैं। राना साहब, आपकी नज़र में इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या ये है कि बैनुल अक़वामी सतह पे हमें सराहा गया और हमने वक्त से पहले खुशी की शादी आने बजाय? जी बिल्कुल यही है, एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि यासर अब इस पूरी कैंपेन में कोरोना की दूसरी लहर में क्या हुकूमत की सतह पर बयानात आ रहे हैं। वज़ीर मुहतरम मशीर वज़ीर जो आके सिर्फ अपोजिशन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मिनट कोरोना पे बात होती है, 13 मिनट किसी पे तनकीद होती है। अगर पेरिस से पहले बाकायदा गली मोहल्लों में कैंपेन चलाई गई थी, बताया गया था कि इस तरह ये नुकसान हो सकता है, उस वक्त बाकायदा थोड़ी सी सख्ती की गई थी, एसओपी पर अमल करवाया गया था, मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाए गए थे। अब मुझे आप पूरे पाकिस्तान में एक कैंप दिखा दें, मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ दिखा दें, वज़रा खुद अमल नहीं कर रहे, सियासतदान खुद अमल नहीं कर रहे, तो उसके बाद यही मामला होना था। यानी हमें बेहतरी की जानिब गामजन होना होगा, हमें माजी की हिकमत अमली पे दाद तो वसूल करनी है, खुश तो होना है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल भी तरतीब देना है और उसी पैटर्न को फॉलो करना है, तभी हम इस वायरस से बच सकते हैं। दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आज के दिन पर ज़ेर गौर रहे और गुज़श्ता कुछ दिनों में भी ज़ेर गौर है, मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, तो आखिरी पत्ता
पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कब खेला जाएगा, ऐसी सूरत हाल में कि जब कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और दो बड़ी जमातों के अहम रहनुमा इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। तो क्या आने वाले दिनों में जलसे जुलूसों को कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया जाएगा? इसी बारे में बात करने के लिए रहनुमा JUI फे मुफायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, इत्तेहाद तो बज़ाहिर बरकरार दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी लगता यह भी है कि इत्तेहाद में कहीं ना कहीं पर खलीज पैदा हो रही है आखिरी पत्ता खेलने के हवाले से। अब आप मेरी बात से मुत्तफिक होते हैं या तरदीद करते हैं, ये तो आप पे ही मुनहसर है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव आ चुका है? ज़ाहिर है कुछ फ़र्क तो आता है। तमाम जमातें एक जैसी तो नहीं हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो कम से कम नकात पर हम एक हैं। तो जब हम इलेक्शन लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ तो कुछ नाराज़गी तो पैदा हो जाती है। उससे ये तासुर पैदा होता है कि हो सकता है इस इत्तेहाद के अंदर कोई रहना आ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम की तमाम जमातें ज़ख्मी हैं ना, उनको ठोकर लगी है, तो ठोकर लगने के बाद आदमी होशियार हो जाता है। तो अब वो होशियार हो गई हैं और वो कोई जमात ऐसी गलती नहीं करेगी। आप समझते हैं कि आप इत्तेहाद में मौजूद तमाम सियासी जमातें नए इंतखाबात की तरफ जा रही हैं, या इत्तेहाद के अंदर शामिल जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली की तरफ जा रही हैं? क्या समझते हैं आप? देखिए, सियासत में लचक होती है, यानी लचक दिखा रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं, मैं अर्ज़ करूं लचक होती है, लेकिन बाद ऐसे मौके होते हैं कि उस मौके पर लचक दिखाने से काज को नुकसान होता है। तो ये वो मौका है कि हम काज को नुकसान नहीं देंगे, हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे और डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने तासुर की बात की और आपने ज़ख्मी होने की बात की, तो तासुर फिर एक ये भी है कि पीडीएम में शामिल जो तमाम जमातें हैं वो एक दूसरे के ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय एक दूसरे के ज़ख्मों का जायज़ा ले रही हैं। ठीक है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। हमारा इंज़िमाम तो नहीं हुआ, इत्तेहाद हुआ है। इत्तेहाद का माना ये कि आपकी रोने की आवाज़ें अलग अलग होंगी, बारह होना सब ने रोना होगा। और इंज़िमाम का माना ये कि आप एक ही ट्यून के साथ आप रोएंगे, तो फ़र्क तो है ना। आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि पीडीएम में मौजूद जमातों को इंतखाबी एडजस्टमेंट जो है उसकी तरफ जाना चाहिए, सीट एडजस्टमेंट की तरफ। मेरी राय तो ये है कि मौजूदा जो उनकी तश्कील है वो बिल्कुल ठीक है, यानी उनका एजेंडा भी कायम है, अपनी जमात का एजेंडा भी कायम है, और कम से कम नकात पर वो एक भी हो गए हैं। देखिए, मैं आपको अब मोहल्ले की मिसाल देता हूँ ना। नहीं, आप देखें ना, आप जीपी में इकट्ठे नहीं आग लग जाए, जीपी में आप इकट्ठे नहीं थे, आपके साथ नहीं, बस हम में से हर एक को ये ख्वाहिश थी कि मैं अकेले जीत जाऊँ ना, तो ये अच्छा है ना, जीबी में तजर्बा हो गया, आइंदा जनरल इलेक्शन में एक हो जाएंगे। नहीं मुफ्ती साहब, तजर्बात कितने सालों तक करते रहेंगे? माजी के तजर्बात आपने दीगर जमातों के साथ हिलहाक के नतीजे में देख लिए, यानी नए से नया तजर्बा हर एक टेनोर में देखने की ख्वाहिश है या फिर मजबूरी है? ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हकीकत है, मुस्लिम लीग नून की हकीकत है, कुछ कमज़ोरी पीपल्स पार्टी में होंगी, कुछ नून में होंगी, कुछ हमारे अंदर भी होंगी। वो कहते हैं ना कि इश्क की तकमील हुस्न और हुस्न की तकमील इश्क, एक कमी तेरे बगैर एक कमी मेरे बगैर, तो होता है ना, कमियां कोताही, तो कमी कोताही तो होती है। एक चीज बताएं मुझे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, मुफ्ती साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, बिलावल साहब है, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब आइसोलेशन में चले गए, उनकी बहन की मंगनी है, उन्होंने मुख्तर कर दिया, 100 अफराद आएंगे, कोरोना का टेस्ट होगा, वो इसे आने की इजाज़त होगी। कैप्टन सफदर साहब कोरोना के मरीज़ हो गए, उन्हें आइसोलेशन में दे दिया गया। मरियम साहिबा के उनकी दादी की वफ़ात पर जो लोग अफसोस करने आ रहे हैं, वो मॉडल टाउन से ज़्यादा रायवेंट से ज़्यादा मॉडल टाउन भेजा जा रहा है, कोरोना ना फैल जाए, ऐसे मामला ना। उनकी अपनी एक MPA ने क्या लिखा है वो भी आपको पता है। तो ये सियासी जो रहनुमा है उनके लिए इख्तियार है। आपके जलसों में अवाम जो है उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, उसके कहते वैसे आप आए, आपके लिए कोई इख्तियार नहीं। वाकई सेहत पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बीमारी है कोरोना, और मिन हैसुल कौम इसका मुकाबला करना चाहिए। मिन हैसुल कौम मुकाबला करने के लिए फिर आपको एक पेज पे होना होगा। ज़ाहिर है कौम जो तकसीम है अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कोई बात करेगी अपोजिशन नहीं मानेगी, इस तरह कोरोना ज़्यादा
फैल जाएगा, नुकसान होगा। मैं ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि कोरोना आ जाए नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर, और हमारी हुकूमत 6 महीने के लिए छुट्टी कर दे, मुस्ताफ़ी हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में को एक आर्जी काबीना बना दी जाए और पूरी कौम उनकी हिदायत पे अमल करे। इस तरह जब ये आपका गैर आईनी जो फॉर्मूला है मुफ्ती साहब, इसके मुताबिक तो ये कि हम फिर जन्नत में ऐसी रहेंगे जो सिर्फ ख्याली हो सकती है, हकीकत में कुछ नहीं हो सकता, अवाम के हिस्से में सिर्फ जलीलो खाली। तजवीज के आने में कोई कबाहत तो नहीं है ना, आप पहले नहीं हो सकती है ना, हो सकता है ना, पार्लियामेंट मौजूद। आप खुद ही तो ऐलान कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब कि जनाब हमने आइन को साथ लेकर चलना है। ये ख्वाहिश हो, ये आपकी ख्वाहिश है। देखो मैं कहता हूं, आप पहले उसको सुने। अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एक शख्सियत है जो गैर मुतनाज़ा है, आपकी तजवीज़ को मियां नवाज शरीफ मानेंगे या मौलाना फजलुर रहमान साहब? सबसे पहले तो आप मान लें, आप सुनने तक मान लें कि 6 महीने के लिए ये गवर्नमेंट चली जाए, 6 महीने के बाद ये फिर आ जाए ना, अगर इसको लाना जरूरी हुआ, और हम तारीख शुरू करेंगे। अब अगर आप हमें कहते हो कि आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि 6 महीने बाद ये दोबारा आ जाए, ये भी तो गलत है ना। अगर आप कहते हैं कि 6 माह बाद ये दोबारा आ जाए, अभी 6 महीने, अगर मैंने कहा आपको पता है जो चला जाता है फिर तो नहीं आता ना। अच्छा, जो चला जाता है वो नहीं आता। मेरी राय है कि कोरोना से मुकाबला किया जाए, कोरोना से मुकाबला करने के लिए कौन होगा? मेरी तजवीज के अलावा कौन सी तजवीज है कि कौन? अगर आपकी तजवीज नहीं मानी जाती तो क्या आप आवाम को कोरोना के हवाले करने में अपना रोल अदा करेंगे? हाँ, मैं फिर एक और तजवीज़ भी देता हूं। अगर मेरी ये तजवीज़ नहीं मानी जाती तो फिर मोहतरम इमरान खान जल्दी करें, सबकत करें, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोरोना में ताउन मांगें और ये कह दें कि हमने सियासत पर तो आप डायलॉग नहीं करते और हम भी नहीं करते, इसलिए कि हमसे लोग मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। आप सेहत पर, बीमारी पर हमारे साथ डायलॉग करें और चोरों से न करें। उनके नज़दीक अगर इमरान खान के नज़दीक नवाज शरीफ चोर है या जरदारी, तो मौलाना फजल आपके नजदीक वो चोर है या नहीं? आपके नजदीक वो चोर है या नहीं? नहीं, मेरे नजदीक तो नहीं, मैं जज थोड़े ही बैठा हूं। आपकी जाती राय है ना, आपकी जाती राय है वो चोर है या नहीं? आप, चूंकि हम तो नहीं कह रहे, हम तो हमारे लिए सारे प्रोसेस है। मैं नहीं कह सकता, ये बहुत बड़ी बात है ना जी, बहुत बड़ी बात है, इल्जाम है। मैं तो नहीं, इमरान खान आज करना चाहता, कोरोना आ गया आपने तो ईमानदार से एक मिनट नहीं, मैं आपको जवाब दे दूं, जो आपने कहा है कि तो उसको आज तो एक मिनट, ये 30 सेकंड कि इमरान खान मौलाना फजल रहमान साहब ताउन मांग ले कि बीमारी पर हमारे साथ ताउन करो। अगर मौलाना ने मान लिया तो इमरान खान का क्रेडिट आ जाएगा, नहीं माना तो मौलाना की कमजोरी सामने आ जाएगी ना। लेकिन क्या हमारा ये वजीर आजम जो बहुत मगरूर और मुतकब्बर है, वो कौम को बचाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब से बात करना पसंद करेंगे? बहुत शुक्रिया राना साहब। फॉरवर्ड ब्लॉक तो JUI में बनने जा रहा है, उसमें 8 बड़े रहनुमा ऐसे हैं आपके मुताबिक जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, कोयटा से उनका ताल्लुक है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनेगा उसकी स्ट्रेंथ और वर्थ क्या होगी? बिल्कुल है, आपको इसमें बिल्कुल वाज़ेह देखना होगा कि जब कोयटा में जलसा हुआ है तो कोयटा से तल्लुक़ रखने वाले जमीयत उलमा इस्लाम के कितने रहनुमा ऐसे थे जो स्टेज पे नहीं थे, बल्कि जो जलसे में मौजूद नहीं थे। और वो जलसा हो कोयटा में, रहनुमा कोयटा के हों और जलसा में मौजूद ना हो, और बाद में ये उधर पेश किया जाए कि जनाब वो किसी और शहर में गए हुए थे। कोयटा का जलसा कोई एक दिन पहले अनाउंस नहीं हुआ, वो काफ़ी दिन पहले अनाउंस था। देखें, हाफिज़ हुसैन अहमद को क्यों फारिग किया गया, क्यों उन पर पाबंदी लगा देगी, क्यों उनकी ज़बान बंदी कर देगी, क्यों उनसे अहम ओहदा वापस ले लिया गया, क्यों उनके खिलाफ चार्जशीट बना दी गई? हमने प्रोग्राम में पूछा तो आपको पता, अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि जनाब इसका आप नहीं पूछ सकते, एक सियासी जमात जो होती है उसके मतलब हम पूछ सकते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा था ये आप उन्हीं से पूछ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाफिज हुसैन अहमद साहब जो हैं, इनके साथ 8 बड़े अहम रहनुमा हैं जो मौजूदा हाफिज हुसैन अहमद की जो उनका मौक़िफ़ था उसके हमायती हैं। उनका कहना है कि PDM में इनकी जमात के साथ हाथ हो जाएगा,
उनका कहना है कि PDM में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो वो कैंपेन चला रहे हैं वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही रह जाएंगे, बाकी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इनके साथ हाथ कर जाएगी, और मौलाना फजलुर रहमान इस बात को नहीं समझ रहे। उनका मौक़िफ़ वही है कि पहले इनसे इस्तीफे लिए जाएँ, इन लोगों पर एतबार ना किया जाए, पहली चाल इनको कहा जाए कि ये चलें, उसके बाद हम कुछ करें। अब वो 8 लोग जो हैं वो जलसे में भी नहीं गए, वो 8 लोग दबे अल्फाज में अपनी निजी महफिलों में बिल्कुल वाज़े कहते हैं कि हम हाफिज़ हुसैन अहमद के साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खड़े हैं। मेरी इतला के मुताबिक, बड़ी एक कन्फर्म इतला है कि इस हवाले से कोयटा में ही एक इजलास भी हो चुका है, और इस इजलास में हाफिज़ हुसैन अहमद को बिल्कुल जो खामोश करवाया गया है उस पर भी उन्होंने शदीद अपने इख्तलाफात किए हैं और कहा है कि ये ज़्यादती हो रही है। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये बिल्कुल वाज़ेह बता दूं कि आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि दिसंबर का एंड जो है और जनवरी का जो आगाज़ होगा, जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन हुकूमत ख़त्म करने के दावे कर रही है, लेकिन इस महीने में दिसंबर के आखिर में और जनवरी के बिल्कुल आगाज़ में आप देखेंगे कि इन अपोजिशन की जो जमातें हैं, बड़ी 3 जमातें, तीनों के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है। नाज़रीन, देर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।